गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पढ़ लिया था कि आखिर ये एक्ट कब आया था। ये एक्ट 1 जुलाई 1930 को आया था और इसके आने से पहले जो प्रोविजंस थे सेल और परचेज के, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखे हुए थे। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। उसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस भी देख ली थी। जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा वो लास्ट टॉपिक चल रहा था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये टॉपिक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर मैंने आपको 4 डिफरेंस भी बताए थे। मैंने आपको बोला था कि जो सेल है उसका मतलब है कि माल बिक चुका है, मतलब दुकानदार ने सामान बेच दिया है, ग्राहक ने सामान खरीद लिया है। पहले उस सामान का मालिक दुकानदार था, लेकिन क्योंकि अब सेल हो चुकी है, क्योंकि माल बिक चुका है, तो अब उस सामान का मालिक ग्राहक बन गया है। इसे बोला जाता है सेल। और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने एग्जांपल भी समझाया था कि इसमें एक्चुअली में अभी तक सेल हुई नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉमिस किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है कि फ्यूचर में दुकानदार बेच देगा और ग्राहक खरीद लेगा। तो एक डिफरेंस हो गया कि सेल के अंदर क्योंकि माल बिक जाता है तो हाथ की हाथ इमीडिएटली ओनरशिप बायर की आ जाती है, पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली बायर की नहीं आती है, बल्कि फ्यूचर में आने का एग्रीमेंट रहता है। इसके बाद में हम लोगों ने सेकंड भी डिफरेंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है सेल को, और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर पार्टीज ने अपना काम पूरा कर दिया है। देखो, सेल के अंदर माल बिक चुका है, सेलर ने माल दे दिया है, ग्राहक ने खरीद लिया है, तो दोनों की तरफ से जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, इसलिए हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। लेकिन एग्जीक्यूटरी का मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी बाकी है, अभी एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो एग्रीमेंट हुआ है कि वो एक बंदा बोल रहा है मैं प्रोडक्ट बेच दूंगा और सामने वाला बोल रहा है मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी तक पार्टीज ने अपना काम पूरा नहीं किया है, इसलिए हम इसे एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में समझाया था मैंने एग्जांपल के साथ। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड जो डिफरेंस है वो भी पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर राइट इन रैम आ जाता है। राइट इन रैम का मतलब है क्योंकि आपने सामान खरीदा है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के मालिक बन चुके हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट जिसपे आपका मालिकाना हक है, आप उसके मालिक हैं, अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आपके उस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाता है, चोरी करता है, डैमेज करता है, पूरी दुनिया में कोई भी, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। राइट इन रैम, क्योंकि माल बिक चुका है, ग्राहक मालिक बन चुका है, पूरी दुनिया के खिलाफ उसके पास अधिकार है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के अंदर राइट इन पर्सोनम आता है, राइट इन रैम नहीं आता, मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार नहीं आता, क्योंकि अभी तक माल बिका नहीं है एग्रीमेंट टू सेल में, बल्कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में अधिकार आता है जिसके साथ में एग्रीमेंट किया था। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये राइट इन रैम का एग्जांपल दिया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इंडियन है, ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है, और इनको हमने इंग्लैंड का आदमी माना था, इस हिसाब से हमने समझा था। और उसके अलावा हमने राइट इन पर्सोनम भी समझा था कि जो हमारे अय्यर भाई हैं उनके पास में सिर्फ जेठालाल के खिलाफ अधिकार आता है, पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार नहीं आता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट भी मैंने आपको समझाया था डिफरेंस का, ये भी हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बोला था क्योंकि माल बिक चुका है, क्योंकि सेल हो चुकी है, तो ओनर बायर बन चुका है, मालिकाना हक अब ओनर का है, तो रिस्क भी ओनर की है। आप जब कोई सामान खरीद लेते हो तो आप उस सामान के मालिक बन जाते हो ना, तो पूरे अधिकार होते हैं उस सामान को एंजॉय करने के, तो रिस्क भी आपकी होती है कल को वो सामान खो जाए या कुछ हो जाए। अब सोचिए कि एक बंदा जिसने सामान खरीदा, सेलर ने उसको बेच दिया, सेलर ने उससे बोला भाई साहब आप अपने सामान की डिलीवरी ले जाओ, तैयार है ले जाओ जाओ।
ग्राहक बोला मैं नहीं, मैं तो बाद में ले जाऊंगा। दुकानदार बोल रहा है ले जाओ भाई साहब, अभी ले जाओ, मैं दे रहा हूं आपको, ले जाओ यार। ग्राहक बोल रहा है नहीं नहीं जी नहीं, मैं तो बाद में लेके जाऊंगा। देखिए सेलर की गलती नहीं है, सेलर ने माल बेच दिया है, मालिक बायर बन चुका है। सेलर बोल रहा है डिलीवरी ले लो, बायर खुद नहीं लेके जा रहा है, तो वो सामान अभी है किसके पास? सेलर के पास है, क्योंकि बायर डिलीवरी लेके नहीं गया। कल को अगर वो सामान नुकसान हो जाता है ना, आग वाग लग जाती है, खो जाता है, चोरी चकारी हो जाती है, जो ग्राहक है, जो बायर है, जो अब ओनर बन चुका है, वो सेलर से ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब सामान आप दोगे, आप रिस्क लोगे, आप लॉस बेयर करोगे, क्योंकि मैंने तो आपसे डिलीवरी नहीं ली थी। सेलर बोलेगा भाई साहब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो कल आपको डिलीवरी के लिए बोल दिया था। देखो एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि ये हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इन्होंने एक सूट खरीदा, है ना, इन्होंने क्या खरीदा? एक सूट खरीदा, इनको एक पार्टी में जाना था। इसने देखो ये सूट जो है वो बेच दिया, और इसने बोला भाई साहब डिलीवरी ले जाओ, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला कि मैं कल डिलीवरी लूंगा। अब हुआ क्या, रात में इस बंदे की दुकान में देखिए आग लग गई, तो आग लग गई तो सूट जो है वो जल गया। तो ये लॉस किसका है? ये लॉस जो है वो नवाज भाई का है, ग्राहक का है। क्यों? क्योंकि दुकानदार इनको डिलीवरी दे रहा था, ये ले नहीं रहे। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो माल बिकता ही नहीं है, तो माल जब बिकता ही नहीं है तो सेलर जो बायर है, जो ग्राहक है, वो मालिक बनता ही नहीं है। जब बायर मालिक बनता ही नहीं है तो फिर रिस्क उसके पास आती नहीं है, रिस्क उसी बंदे के पास में आती है जिसके पास में अधिकार होता है। ये चार डिफरेंसेस हम लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके थे, मैं सब चीजों के एग्जाम्पल आपको पढ़ा चुका था, लिख चुका था, लिखवा चुका था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब एक बात बताइए आप, बड़ी सिंपल सी, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये पूछता हूं, सोचिए कि एक तरफ है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार ने परचेज किया, अक्षय कुमार ने परचेज करी एक टीवी। किससे परचेज करी? जेठालाल से। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अक्षय कुमार ने एक टीवी खरीदी है जेठालाल से। तो अब वो टीवी किसके पास में है? टीवी इज विद अक्षय कुमार। नाउ अब टीवी किसके पास में है? अक्षय कुमार के पास में। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो जेठालाल है, जो सेलर है, जिसने पहले माल बेचा था, क्या उस टीवी को, जो कि वो ऑलरेडी अक्षय कुमार को बेच चुका है, जो कि ऑलरेडी अक्षय कुमार के पास में जा चुकी है, अक्षय कुमार के घर में लग चुकी है, क्या जेठालाल उसको किसी और बंदे को रीसेल कर सकता है? आप बोलोगे अरे सर कहां से रीसेल कर सकता है, फालतू की बात बोल रहे हो। जब जेठालाल ने एक बार माल बेच दिया, जब सर सेल हो चुकी है, सर अब तो मालिक अक्षय कुमार बन चुका है, अब जेठालाल का उस टीवी के ऊपर कोई हक ही नहीं है। टीवी जो है उसकी डिलीवरी अक्षय कुमार को मिल चुकी है। सर जेठालाल नहीं बेच सकता दोबारा से उस प्रोडक्ट को, क्योंकि एक बार वो बिक चुका है। अब जेठालाल खुद उस टीवी का मालिक नहीं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो माल बिका नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या सेलर किसी और को नहीं बेच सकता? सर बिल्कुल बेच सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो आज भी सेलर मालिक है, क्योंकि सेल तो हुई नहीं है, बस एक एग्रीमेंट हुआ है। तो जो सेलर है वो किसी और को रीसेल कर सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर अगर दुकानदार ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको सामान बेचूंगा, लेकिन अब दुकानदार बेच किसी और को रहा है, तो बेच तो सकता है, रीसेल कर सकता है, कानून हमारा परमिशन देता है। लेकिन सर जिससे एग्रीमेंट किया था दुकानदार ने, क्या उसके साथ नुकसान नहीं हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। क्या सर वो सामने वाला आदमी दुकानदार के ऊपर केस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ध्यान करें, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। देखिए मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल को देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि अय्यर भाई जो हैं वो जेठालाल की दुकान पर गए थे, और अय्यर भाई ने जेठालाल से एक सोनी एक्सपीरिया का मोबाइल मांगा था। जेठालाल ने बोला अय्यर भाई ये मोबाइल बहुत डिमांड में चल रहा है, और अभी मेरे पास स्टॉक में नहीं है, थोड़े दिन बाद में आएगा, आप डिलीवरी ले लेना।
तो अय्यर भाई ने बोला मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं आपसे ये मोबाइल खरीदूंगा, और जेठालाल ने बोला मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूं मैं आपको ये मोबाइल बेच दूंगा। एग्रीमेंट हो गया था दोनों के बीच में, ठीक है ये चीज यहां तक। लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ ऐसा कि जो हमारा जेठालाल है, उस जेठालाल ने वो मोबाइल जो कि उसे अय्यर भाई को बेचना था, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका था, अय्यर भाई को ना बेचकर किसी तीसरे आदमी को बेच दिया। क्या अय्यर भाई अब जेठालाल के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जेठालाल जो है उसने एग्रीमेंट तोड़ा है। लेकिन सर क्या जेठालाल किसी और को बेच सकता है? बेच सकता है, लेकिन सर जेठालाल ने तो एग्रीमेंट कर लिया था ना अय्यर भाई से, लेकिन माल बेचा तो नहीं था ना, ओनर तो आज भी जेठालाल ही था ना, आज भी सेलर ही था ना, वो किसी और को बेच सकता है। हाँ, लेकिन जिसको बेचा है वो जेठालाल के अय्यर भाई जेठालाल के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? देखें, देखिए इस चीज का मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जेठालाल और अय्यर भाई के बीच में एग्रीमेंट हो गया था कि जेठालाल अय्यर भाई को मोबाइल बेचेगा और अय्यर भाई जेठालाल से खरीदेंगे, एग्रीमेंट हो चुका था। लेकिन ये जो राजपाल यादव है, ये राजपाल यादव पहुंचा जेठालाल भाई के पास, बोला कि भाई साहब अय्यर भाई आपको जितने रुपए दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा रुपए पे मैं आपसे ये मोबाइल खरीदने को तैयार। जेठालाल के दिमाग में लालच आया, तो जेठालाल ने वो मोबाइल राजपाल यादव को बेच दिया, क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे थे जेठालाल को। तो हम यही पढ़ रहे थे पांचवा डिफरेंस। क्या ये जो सेलर है ये गुड्स को रीसेल कर सकता है? रीसेल का मतलब ये पहले किसको सेल करने वाला था? अय्यर भाई को, एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था, लेकिन इसने बेच किसको दिया? राजपाल यादव को, क्योंकि राजपाल यादव ज्यादा पैसे दे रहा है। क्या ऐसा कर सकता है? यस, यही तो हमारा फिफ्थ पॉइंट बोलता है। लेकिन सर क्या अय्यर भाई का नुकसान नहीं हुआ? हाँ जी हुआ। तो फिर सर अरे अय्यर भाई क्या कर सकते हैं? लिखा तो हुआ है अय्यर भाई जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं जेठालाल के ऊपर, क्योंकि जेठालाल ने अय्यर भाई के साथ में किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा है, तो वो उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। यही तो अपन लोगों ने फिफ्थ के अंदर देखा था। देखिए यही लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट बायर टेक्स इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन ही गेट्स। देखो गुड्स अभी तक सेल हुई नहीं है, इसलिए सेलर गुड्स को किसी और को बेच सकता है, खरीदार सेलर पे केस फाइल कर सकता है क्योंकि सेलर ने एग्रीमेंट तोड़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 डिफरेंस पढ़ लिए। अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ डिफरेंस पर। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिक्स्थ डिफरेंस को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, और उससे हमें ये डिफरेंस बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुने, देखें। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल ये है कि ये जो इंसान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनका नाम है जॉनी लीवर, और हमारे एग्जाम्पल के अंदर ये बायर हैं, खरीदार हैं, और यहाँ पर जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है वो है सलमान खान, और हमारे एग्जाम्पल में ये सेलर हैं, बेचने वाले हैं। अब समझिए, देखिए जॉनी लीवर ने सलमान खान से 5 बीइंग ह्यूमन की साइकिल खरीदी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि जॉनी लीवर ने सलमान खान से 5 साइकिल खरीदी। कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदी? बीइंग ह्यूमन की साइकिल खरीदी, पहली बात। तो ये हो गए खरीदार और ये हो गए बेचने वाले सेलर। लेकिन जॉनी लीवर सलमान खान को पेमेंट करते उन 5 खरीदी हुई साइकिल का, उससे पहले ये इंसॉल्वेंट हो गए, उससे पहले ये दिवालिया हो गए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अपने एग्जाम्पल के अंदर? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो जॉनी लीवर हैं वो ग्राहक हैं, उन्होंने सलमान खान से 5 साइकिल खरीदी हैं, और साइकिल खरीदने का पेमेंट देने से पहले जॉनी लीवर दिवालिया घोषित हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट घोषित हो चुके हैं। क्वेश्चन अब ये आता है, क्योंकि सेल तो हो चुकी थी, क्योंकि सेल हो चुकी थी,
क्योंकि माल बिक चुका था, क्योंकि ओनर जो है वो अब जॉनी लीवर बन चुके थे। लेकिन जॉनी लीवर ये जो बायर है, बायर क्या हो चुका है, बायर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो चुका है पेमेंट देने से पहले। क्वेश्चन अब ये आता है कि सेलर क्या कर सकता है। तो देखिए अब दो सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर सेलर ने, अगर बेचने वाले ने अभी तक साइकिल की डिलीवरी नहीं दी थी, सोचिए अगर डिलीवरी दे दी थी, पहली सिचुएशन है कि सलमान खान जो है उसने 5 बीइंग ह्यूमन साइकिल की डिलीवरी जॉनी लीवर को दे दी थी, मतलब गुड्स डिलीवर हो चुके थे, लेकिन बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया था, जॉनी लीवर इंसॉल्वेंट हो गया। तो सलमान खान के पास अधिकार है कि वो जॉनी लीवर के घर पर जाए और वहां पर पड़ी हुई अपनी 5 साइकिल पर लीन कर ले, मतलब कब्जा कर ले, मतलब दोबारा से उन साइकिल को अपने अंडर में ले। मैं दोबारा से बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सिंपल है ये। मैं आपसे सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं कि ग्राहक जो है मतलब जॉनी लीवर, उसने दुकानदार से मतलब सलमान खान से सामान खरीदा, 5 साइकिल खरीदी और सलमान खान ने उनकी डिलीवरी जॉनी लीवर को मतलब ग्राहक को दे दी, लेकिन ग्राहक पेमेंट कर पाता उससे पहले ही ग्राहक दिवालिया हो गया। तो पेमेंट अभी तक सेलर के पास आया नहीं है सलमान खान के पास, लेकिन वो डिलीवरी दे चुका है। तो सलमान खान के पास अब क्या अधिकार बनता है, सलमान खान के पास में अधिकार है कि उसने जो गुड्स की डिलीवरी दे दी है ग्राहक को, उन पर वो दोबारा से कब्जा कर ले, मतलब सलमान खान जॉनी लीवर के घर पे जाए और वहां पर जो बीइंग ह्यूमन की 5 साइकिल है उनको दोबारा से अपने अधिकार में ले ले, ये सलमान खान के पास में ऑप्शन है, पहली सिचुएशन। लेकिन सोचिए बहुत बार बच्चा बोलता है सर अगर सलमान खान ने अभी तक साइकिल की डिलीवरी दी ही नहीं होती तो फिर क्या होता सर। सोचिए अगर सलमान खान ने साइकिल की डिलीवरी अभी तक दी ही नहीं होती तो क्या होता। तो देखिए हमारा कानून जो है ना, हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है, जब भी कोई इंसान दिवालिया होता है, देखो जॉनी लीवर बेचारा हाथ फैला के खड़ा हुआ है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। जब भी कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया हो जाता है, पैसे पे नहीं कर पाता है, तो हमारे कानून की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से एक इंसान आता है, उसे हम ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। और वो इंसान, जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका घर, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी घर, उसकी दुकान, उसकी जमीन जायदाद, सबको क्या कर देता है, सबको बेच देता है और कैश में इकट्ठा करता है, जिससे जो लोग इससे पैसा मांगते हैं उनको ये पैसा दे चुके इसके ब्याह पे। जॉनी लीवर आज इंसॉल्वेंट हो गया, तो अदालत ने एक आदमी ऑफिशियल रिसीवर भेजा और उस ऑफिशियल रिसीवर से बोला तुम जॉनी लीवर के घर में जाओ, जॉनी लीवर के जितने जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज हैं सबको बेच दो, कैश में इकट्ठा करो और जो जो इंसान जॉनी लीवर से पैसे मांगते हैं उनको पेमेंट कर दो। तो अब हम आते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन। हमारी सेकंड सिचुएशन ये थी कि सलमान खान ने अभी तक साइकिल की डिलीवरी नहीं दी है, तो सलमान खान डिलीवरी तो देगा, सलमान खान को डिलीवरी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था सेल हो चुकी है, डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। लेकिन सलमान खान डिलीवरी जॉनी लीवर को नहीं देगा, बल्कि सलमान खान जाएगा उसके ऑफिशियल रिसीवर के पास और उससे बोलेगा जॉनी लीवर ने मुझसे 5 साइकिल खरीदी थी, मैं उन 5 साइकिल की डिलीवरी दे रहा हूं, आप जॉनी लीवर के बिहाफ पे मुझे पेमेंट कर दो, क्योंकि इस ऑफिशियल रिसीवर का काम है इसके बिहाफ पे सबको पेमेंट करना। तो अब मैटर हमारा आखिर बना क्या, देखो अगर खरीदार दिवालिया हो जाता है, मतलब जॉनी लीवर अगर दिवालिया हो जाता है ना, एक मिनट रुके, देखो अगर खरीदार दिवालिया हो जाता है और उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है खरीदार के द्वारा, तो सेलर जो है वो गुड्स को बायर के ऑफिशियल रिसीवर को देगा
और ऑफिशियल रिसीवर बायर के ब्याह पे सेलर को पेमेंट कर देगा। मतलब ये जो सलमान खान है वो इसको ऑफिशियल रिसीवर पीयूष मिश्रा को दे देगा साइकिल की डिलीवरी, और इससे जॉनी लीवर के ब्याह पे पेमेंट ले लेगा। बड़ा ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है और स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते हैं, सर सोचिए अगर सेल ना हुई होती, सर अगर एग्रीमेंट टू सेल होता, तो क्या तब भी ये सेलर के ऊपर जरूरी होता कि उसे गुड्स की डिलीवरी देनी है, जबकि उसे पता चल गया बायर जो है वो दिवालिया हो गया? नहीं, तब जरूरी नहीं होता। देखिए सेल जब हो जाती है ना, तो उसके अंदर तो मालिक बायर हो जाता है, इमीडिएटली ट्रांसफर होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था। तो सलमान खान को डिलीवरी तो देनी पड़ेगी, वो अलग बात है कि वो ऑफिशियल रिसीवर को दे के आएगा, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेल नहीं हुई है। आज भी मालिक सेलर सलमान खान है, तो सलमान खान बिल्कुल क्लियरली ये बोल सकता है कि भैया तुम दिवालिया हो गए और मुझे नहीं लगता तुम मुझे पैसे दे पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें डिलीवरी नहीं दे रहा हूं। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सिक्स्थ डिफरेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। सोचिए अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, उल्टा मैं ऐसे कर दूं कि जॉनी लीवर ने सलमान खान से 5 साइकिल खरीदी और जॉनी लीवर ने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट डन, पेमेंट डन बाय बायर, लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया हमारा सलमान खान। मतलब अब की बार जो सेलर है वो दिवालिया हुआ है, तो क्या सर ये जो ग्राहक है ये सेलर से वो 5 साइकिल की डिलीवरी लेगा? हाँ जी लेगा। कितनी बार बताऊं, जब सेल हो जाती है तो उसके अंदर डिलीवरी होनी जरूरी है बायर को। कितनी बार बताऊं, मालिक बायर बन चुका है, यहां पे तो जॉनी लीवर पेमेंट तक दे चुका है सलमान खान को। तो फिर सर आपने बताया था कि जब कोई इंसान दिवालिया हो जाता है तो फिर सर उसका ऑफिशियल रिसीवर आ जाता है। पहले वाले केस में तो हमारा जो जॉनी लीवर है वो दिवालिया हुआ था, तो उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर आया था। सर अब की बार तो सलमान खान हुआ है, क्या इसका भी ऑफिशियल रिसीवर आएगा? आ गया ना, बोमन ईरानी ऑफिशियल रिसीवर है। सर जॉनी लीवर जो ग्राहक है वो अपनी 5 साइकिल किससे लेगा? वो अपनी 5 साइकिल ऑफिशियल रिसीवर से लेगा, क्योंकि बोमन ईरानी सलमान खान की प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके बेच रहा होगा। अब इमेजिन करो, अदालत को पता चला सलमान खान दिवालिया हो गया, कोर्ट ने बोला बोमन ईरानी से कि साहब आप सलमान खान के ऑफिशियल रिसीवर बन के जाओ। बोमन ईरानी सलमान खान के घर में आया, बोमन ईरानी ने सलमान खान की प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको बेच के कैश इकट्ठा करना है जिससे लोगों का पैसा चुकाया जाए। सलमान खान के घर में वो 5 साइकिल भी पड़ी हुई थी, बोमन ईरानी उनको भी बेचने वाला था। जॉनी लीवर जाएगा उनके पास, बोमन ईरानी से बोलेगा आप सलमान का सब कुछ बेचो, ये वाली 5 साइकिलें ना बेचो, ये मैंने खरीद ली है, मैंने इनका पेमेंट दे दिया है, ये साइकिलें मुझे वापस कर। तो अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर दुकानदार दिवालिया हो जाता है, तब भी ग्राहक गुड्स की डिलीवरी लेगा। वो अलग बात है कि अब की बार ग्राहक डायरेक्ट उस सेलर से नहीं बल्कि उसके ऑफिशियल रिसीवर से डिलीवरी लेगा। अगर आपको 6th पॉइंट समझ में आ गया था तो ये 7th पॉइंट समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हिंदी में बहुत क्लियर भाषा में लिखा है मैंने, अगर खरीदार पेमेंट कर चुका है, मतलब जॉनी लीवर पेमेंट दे चुका है, लेकिन सेलर ने अभी तक गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, तो खरीदार गुड्स सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से ले सकता है। क्वेश्चन अब ये आ जाता है सर एग्रीमेंट टू सेल में होगा? अरे नहीं होगा यार, कितनी बार बताऊं, एग्रीमेंट टू सेल में सेल नहीं होता। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर का अधिकार नहीं बनता। जैसे पहले वाले केस में जब ग्राहक दिवालिया हो गया था तो दुकानदार ने डिलीवरी देने से मना कर दिया था, अब की बार जो दुकानदार है वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो ग्राहक डिलीवरी लेने से मना कर देगा भैया। ठीक है सर, समझ आ गया सर। लेकिन सर फिर भी एक डाउट है, सर आपने बताया कि जॉनी लीवर जो है वो एडवांस में पैसा दे चुका था सर सलमान खान को। हाँ जॉनी लीवर एडवांस में पैसा दे चुका था, तो फिर सर क्योंकि जॉनी लीवर सलमान को एडवांस में पैसा दे चुका था और गुड्स की डिलीवरी ले नहीं रहा है,
तो सर जो पैसा जॉनी लीवर ने सलमान खान को दिया, अगर जॉनी लीवर सलमान खान को ना देता तो जॉनी लीवर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखता और सर इंटरेस्ट कमाता, पर जॉनी लीवर ने वो पैसा सलमान खान को दे दिया। सलमान खान ने वो पैसा कहीं पे यूज किया होगा और इंटरेस्ट कमाया होगा। सर ग्राहक जो है वो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर दुकानदार से डिलीवरी नहीं ले रहा है, माना, लेकिन क्योंकि एडवांस पेमेंट कर चुका था तो सर इंटरेस्ट तो लेगा। हाँ इंटरेस्ट लेगा, देखो लिखा हुआ है। आई बात समझ में? मैं दोबारा से बोल देता हूं। देखो जो जॉनी लीवर है वो एडवांस में पेमेंट कर चुका था, वो एडवांस में पेमेंट कर चुका था, तो सलमान खान ने कमाया होगा इंटरेस्ट। तो सलमान खान शुड रिटर्न, सलमान खान को वापस करना पड़ेगा अमाउंट, एक तो वो पैसा प्लस इंटरेस्ट जो कि कमाया गया है। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने 7 डिफरेंस पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं इसके बाद में, एक मिनट, अब हम इसके बाद में अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, ये 8th है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि माल बिक गया और जब माल बिकता है तो टैक्स लगता है, आजकल जीएसटी लगता है, लेकिन लगता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो माल बिका नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, क्या टैक्स लगेगा? नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान करें, अभी तक हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस पढ़े। पहला डिफरेंस हमने पढ़ा इमीडिएटली ट्रांसफर होती है ओनरशिप सेल में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि सेल के अंदर राइट इन रेम आता है, एग्रीमेंट टू सेल में राइट इन पर्सोनेम आता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर सेल हो चुकी है तो चाहे और बायर ने डिलीवरी ली नहीं है अभी तक गुड्स की सेलर से, और अगर कल को गुड्स नुकसान में आ जाते हैं तो भी नुकसान बायर का होगा, क्योंकि माल बिक चुका था, ओनर बायर बन चुका था, सेलर डिलीवरी दे चुका था, ग्राहक जानबूझ के नहीं ले रहा था। और बाकी के ये डिफरेंसेस हमने पढ़े। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और देखिए अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितनी टाइप्स के होते हैं, गुड्स कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखने के लिए गुड्स कितनी टाइप के होते हैं हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। आज अभी हम यहीं तक ही करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया सेल ऑफ गुड्स क्या है, ये एक्ट कब लागू हुआ था, ये एक्ट जो है उससे पहले कौन सा एक्ट के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन लिखे थे, हमने ये पढ़ लिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, उसके अलावा हमने डिफरेंसेस पढ़ ली। देखिए एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हुए चलना है। हर चीज का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं समझा भी रहा हूँ। अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए तो आप लोग नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर आप पीपीटी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।